अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एप्टीट्यूड बूस्टर्स। होपफुली आप लोगों को HTML का जो ट्यूटोरियल है कम्प्लीटली वो समझ आ गया होगा और आप लोगों ने प्रैक्टिस के साथ प्रोजेक्ट कंप्लीट करने होंगे। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड एक लैंग्वेज होती है डेवलपमेंट के हवाले से या डिज़ाइनिंग के हवाले से आप कह सकते हैं, तो वो CSS होती है। HTML के बाद जो हमें सीखनी पड़ती है अगर हम लोग स्टाइलिंग या एडिटिंग वगैरह फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा आज, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमें CSS क्यों सीखनी चाहिए, CSS के क्या फ़ायदे हैं, CSS के क्या पार्ट्स हैं, सेक्शंस हैं। तो यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट खोली हुई है जो कि एक आपको इंट्रोड्यूस कर रही है CSS के हवाले से। आप इसको इंट्रोडक्शन कहीं से भी वैसे ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ओवरऑल क्रक्स ज़्यादा अच्छी फॉर्म में प्रेजेंट किया गया, तो मैंने इस वेबसाइट को सिलेक्ट किया है। तो इंट्रोडक्शन अगर देखा जाए CSS का, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि CSS जो होती है वो कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे हम लोग अगर देखें यहाँ पे व्हाट इज CSS, तो CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। और ये ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि वेब पेजेस जब हम लोग जो बनाते हैं ना, तो उनको डिस्क्राइब करती है। और डिस्क्राइब किस तरह करती है, बेसिकली उसके अंदर कलर्स ऐड करके, उसके अंदर लेआउट्स ऐड करके, यानी उसकी प्रेजेंटेशन ज़रा ज़्यादा बेहतर बनाकर, लेआउट होती है कि स्ट्रक्चर ज़्यादा बेहतर बनाकर, उसके अंदर फ़ॉन्ट्स को ज़्यादा अच्छा रिप्रेजेंट करके और ज़्यादा प्रेजेंटेबल यूज़र्स को दिखाने के लिए हम लोग CSS को ऐड करते हैं। यानी स्टाइलिंग, शॉर्टली एक आ जाए कि स्टाइलिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो फूल बूटे ऐड करने हो या स्टाइलिंग करनी हो, उसके अंदर डिज़ाइनिंग ऐड करनी हो, उसके लिए हम करते हैं। वरना अदरवाइज जस्ट स्ट्रक्चर जो होता है वो HTML के थ्रू बनाते हैं, जो आपको अब तक बना चुके हैं। तो आपको स्ट्रक्चर बनाना तो आ गया, लेकिन अब हम लोग नेक्स्ट जो चीज़ करेंगे वो स्टाइलिंग होगी, जो कि इससे ज़्यादा बेहतर तौर पे वेबसाइट को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। सो CS is designed to make style sheets for web pages. It is independent of HTML and can be used with any XML based markup language। यानी इसका मतलब ये हुआ बेसिकली कि हम लोग इसको अलग लिखते हैं, ये डिपेंड नहीं करती HTML पे। लेकिन ज़रूर वो लिंक इसका ज़रूर होता है उसके साथ, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसके एक्रोनिम को अगर हम लोग थोड़ा सा डिवाइड कर लें, एक्रोनिम बेसिकली ये CSS की फुल फॉर्म है ना, कैस्केडिंग स्टाइल और शीट्स। तो हम लोग कैस्केडिंग की बात करें अगर यहाँ पे, तो कैस्केडिंग का मतलब होता है फॉलिंग ऑफ स्टाइल्स। ठीक है, फॉलिंग ऑफ स्टाइल्स मीन कि हम लोग स्टाइल्स को यहाँ पे बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और जहाँ जहाँ पे उनको अप्लाई करना है वहाँ पे अप्लाई करेंगे। और दूसरा इसका पार्ट है स्टाइल। तो स्टाइल मीन के डिज़ाइंस या स्टाइलिंग को HTML पेजेस के अंदर या टैग्स के अंदर ऐड करना। और शीट्स का मतलब होता है कि राइटिंग और स्टाइल इन डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, शीट्स का मतलब होता है कि अलग से एक स्टाइल शीट होती है इसकी, हम लोग HTML को लिंक कर देते हैं एक अलग फाइल के साथ, जो कि CSS की फाइल होती है या डॉक्यूमेंट होता है। और वो शीट जो होती है वो स्टाइल शीट होती है चूंकि, तो इसलिए यहाँ पे ये तीसरा नाम इसका शीट्स के नाम से यूज़ किया गया। तो इस तरह कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स आपको अलहदा से डिफ्रेंशिएट हो गए हैं। ठीक है, अब हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि CSS की हिस्ट्री देखें। तो 1994 के अंदर हैकन व्योम लाई, जो कि 10 अक्टूबर को जो है ना, वो फर्स्टली उसने इसने CSS का एक इंट्रोडक्शन सा दिया था। फिर 1996 के अंदर CSS जो है वो पब्लिश हुई थी 17 अक्टूबर को। और एक इन्फ्लुएंसर था बर्ट बॉस, जिसने पब्लिश किया था इसको। और उसके बाद यही जो है ना, मतलब 1996 के अंदर ये इसका को ऑथर बन गया था, यानी इसको इंट्रोड्यूस करने वाला। फिर 1996 के लास्ट पे जाके CSS बिकेम ऑफिशियल विद CSS वाज पब्लिश्ड इन दिसंबर, यानी इसको ऑफिशियली पब्लिश कर दिया गया था, इसको ऑनलाइन इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था। फिर उसके बाद हमारे पास अगर इसकी 1997 की बात करें, तो CSS को लेवल 2 है, 4 नवंबर को उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था। और 1998 के अंदर इसको 12 मई को पब्लिश कर दिया गया था, जो नया इसका लेवल 2 था। और अभी CSS 3 जो है वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, अब इसके एडिटर्स की अगर शॉर्टली बात करें, तो एडिटर्स बेसिकली ऐसे जिस तरह HTML के एडिटर्स हैं कि हम लोग कहाँ कहाँ पे
एडिट कर सकते हैं CSS को या लिख सकते हैं। तो उसके लिए जो ऑफलाइन या ऑनलाइन एडिटर्स यूज़ होते हैं वो यहाँ पे ऑफलाइन सारे एडिटर्स लिखे हुए हैं, जिसमें एटम एक एडिटर है, यानी ये टेक्स्ट एडिटर भी कह सकते हैं, आईडी भी कह सकते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड जो हम लोग यूज़ करते हैं वो है, एक ब्रैकेट्स के नाम से एडिटर होता है, एक एस्प्रेसो के नाम से होता है जो कि मैक यूजर्स के लिए है, और नोट पैड सी ये प्लस प्लस ये तो सब लैपटॉप्स के अंदर मौजूद होता है, तो इसके ऊपर भी आप कर सकते हैं। उसके बाद कोमोडो एडिट के अंदर सिंपली हम कर सकते हैं, एक सिंपल वर्जन है उसका। और इसके अलावा सब लाइम एडिटर को भी हम यूज़ कर सकते हैं, यानी ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है विजुअल स्टूडियो कोड को, उसके अलावा सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को और एटम को यूज़ किया जाता है। लेकिन यूज़ इसके अलावा भी बाकी सारे हो सकते हैं। अब अगर शॉर्टली इसके सिंटेक्स की बात कर ली जाए ना तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे सिलेक्टर लिखेंगे। एक सिलेक्टर में हम लोग कोई भी टैग लिख सकते हैं, कोई आईडी क्लास, जिसका आगे आपको वन बाय वन हम लोग सारी चीज़ों को इन डेप्थ करेंगे, वो लिखेंगे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिखेंगे कि हम लोग कलर चेंज करना चाहते हैं, फ़ॉन्ट करना चाहते हैं, और आगे कॉलन लगा के उसकी वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पे एक आपकी ब्रैकेट भी होगी इस तरह से कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी बॉडी है, इसके अंदर आप लोग कोई भी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 1, फिर प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3, जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं आप मैक्सिमम, कोई लिमिट नहीं है कि कितनी लिख सकते हैं, तो वो आप लोग लिख सकते हैं। और आगे कॉलन के बाद उसकी वैल्यू और लास्ट पे सेमी कॉलन लगाना ज़रूरी है। वो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इससे पता लग जाएगा कि एक एक प्रॉपर्टी अलग अलग लग रही है और एक वैल्यू कंप्लीट हो गई है। इसकी एग्जांपल देखें तो जैसे जैसे मैंने बताया कि सेलेक्टर कोई टैग हो सकता है, तो इसकी एग्जांपल में उन्होंने H1 लिखा है और बाकी उसकी बॉडी बनाई है यहाँ से। और ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है कलर कॉलन रेड। अब इसका जो H1 होगा यानी हेडर 1 होगा उसका कलर रेड हो जाएगा। और टेक्स्ट अलाइन एक दूसरी प्रॉपर्टी है जिस जो कि ये बता रही है कि आपने इसकी अलाइनमेंट कहाँ रखनी है, तो उससे आपका जो H1 यानी हेडर फाइल होगी, हेडर हेडिंग होगी H1, वो आपकी सेंटर में आ जाएगी। फिर एक और एग्जांपल है हैश यूनिक के नाम से, ये बेसिकली हम आगे करेंगे, लेकिन ये एक आईडी है जिसका नाम यूनिक है। और ये क्या कर रहा है कि इसका कलर जो है ना, यानी ऐसा टैग जिसकी आईडी यूनिक है उसका कलर को ग्रीन कर रहा है। ठीक है। सिलेक्टर क्या करता है कि उस सेलेक्ट करता है उस एलिमेंट को जो इसको आप टारगेट करना चाहते हैं, और इट ऑलवेज रिमेन द सेम वेदर वी अप्लाई इंटरनल और एक्सटर्नल CSS, यानी ये फिर टाइप्स होती हैं इंटरनल और एक्सटर्नल CSS की। और कुछ बेसिक टैग्स आईडीज और क्लासेस वगैरह का हम यूज़ करते हैं, और इन सब को यूज़ करते हुए हम लोग ये ना स्टाइलिंग्स को अप्लाई करते हैं। बाकी चीज़ें भी हैं लेकिन वो फिर आगे एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, वो डेप्थ में चीज़ें चली जाएंगी। यहाँ पे जो है ना CSS के कमेंट्स जो हैं, कमेंट्स डोंट रेंडर ऑन द ब्राउज़र। ये आप अगर कमेंट्स ऐड करना चाहते हैं तो ये बेसिकली HTML के अंदर ही है, जैसे कमेंट्स ऐड करने हैं ना उसी के अंदर ही है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि किस तरह से ऐड करेंगे। आप लोग उनको सेलेक्ट करेंगे, स्टार में फॉरवर्ड स्लैश स्टार और लास्ट पे स्टार फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, तो इससे आपको वो क्या सिंगल लाइन कमेंट हो जाएगा डबल फॉरवर्ड स्लैश के थ्रू। और अगर आप लोग स्टार्ट पे फॉरवर्ड स्लैश स्टार लगाएंगे और आखिर पे जाके कुछ लाइनों के बाद स्टार फॉरवर्ड स्लैश करेंगे तो वो उससे आपका मल्टी लाइन कमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे HTML की एक कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, HTML को कमेंट किया गया, और यहाँ पे CSS को कमेंट किया गया। ऐसा ये होगा कि इसकी ये जो स्टाइलिंग है हाइड हो जाएगी। फिर तीन तरह की जो है ना वो आपको पता होनी चाहिए कि स्टाइलिंग्स होती हैं। ये CSS होती है, इनलाइन CSS होती है, इंटरनल CSS होती है, और एक्सटर्नल CSS होती है। इनलाइन में ये होता है कि उसी टैग के अंदर हमने लिख देना होता है। इंटरनल में ये होता है कि वो जो HTML की फाइल होती है उसके अंदर ही हम लिखते हैं। और जो एक्सटर्नल CSS होती है उसमें ये होता है कि अलहदा से एक फाइल होती है और HTML की फाइल को हम लोग लिंक कर देते हैं CSS की फाइल पर। तो इस तरह से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। फिर इसके ऑर्डर की बात की जाए कि हम लोग तीनों CSS अप्लाई कर देते हैं, इनलाइन भी, एक्सटर्नल भी, इंटरनल भी। तो उसमें से इनलाइन पहले अप्लाई होगी, अगर इनलाइन नहीं लगी हुई तो फिर आपकी इंटरनल को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, और फिर उसके बाद एक्सटर्नल को प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये तीनों इसकी एक टाइप्स हैं। ठीक है। अब इसकी एग्जांपल्स देख लें। जैसे मैंने बताया कि इनलाइन CSS एक ही टैग के अंदर लिखी जाती है, तो ये इसको बाकी पढ़ लीजिएगा आप लोग। और यहाँ पे टैग लगे हुए, टैग के अंदर ये जो लिखा हुआ है ना स्टाइल इज इक्वल टू कलर, इस तरह से एक लाइन के अंदर ही लिखा हुआ है उसी टैग में। अलहदा से ना फाइल बनाई गई है और ना ही उस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा गया। तो इस तरह से जो एक ही टैग के अंदर लिखी जाती है इसे हम लोग इनलाइन CSS कहते हैं। फिर इंटरनल CSS देखें ज़रा, ऊपर जो आपका हेड टैग होता है ना उसके अंदर स्टाइल का टैग देकर, और फिर उस स्टाइल के टैग के अंदर अगर आप लोग इस तरह स्टाइलिंग करते हैं तो ये आपकी इंटरनल स्टाइलिंग होती है। और एक्सटर्नल स्टाइलिंग अगर आप करना चाहें तो उसके लिए क्या होता है कि आप लोग अपना जो HTML की फाइल होती है उसके अंदर इस तरह से एक लिंक का टैग बनाते हैं,
रिलेशन इज इक्वल टू स्टाइल शीट लिखते हैं, टाइप लिखते हैं उसकी, एच रेफ इज इक्वल टू नेम ऑफ सी एस एस फाइल, यहाँ पे उस फाइल का नाम लिखते हैं जो हम लोग अटैच करना चाहते हैं। और यहाँ पे फिर हम लोग क्या कर देते हैं, ये अप्लाई कर देते हैं, और ये जो लिखा होता है ना, ये सी एस एस की फाइल होती है जिसके अंदर लिखा होता है। ठीक है। और ये एक कोड से बताया गया है जिसके अंदर सारी अप्लाई की गई है। फिर इसके अंदर एक चीज़ आती है सिलेक्टर्स। और सिलेक्टर्स के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं कि कुछ टाइप्स देखें कि सिलेक्टर कौन कौन से हैं। हमारे पास तीन सिंपल सिलेक्टर होते हैं, एलिमेंट सिलेक्टर जिसे टैग सिलेक्टर कहते हैं, एक आईडी सिलेक्टर होता है, एक क्लास सिलेक्टर होता है। और इन सब में से आईडी वाला सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज्ड होता है। ठीक है, फिर क्लास का सिलेक्टर आता है, और फिर हमारे पास एलिमेंट सिलेक्टर आता है। तो अगर तीनों अप्लाई किए होंगे तो आईडी वाला सिलेक्टर जो है वो प्रायोरिटाइज होगा, यानी वो स्टाइलिंग इंप्लीमेंट होगी। क्लास का लगा होगा तो फिर क्लास की होगी। और अगर दोनों नहीं लगे होंगे तो फिर एलिमेंट का सिलेक्टर जो है वो अप्लाई होगा। और एलिमेंट सिलेक्टर का मतलब है कि टैग, एचटीएमएल का टैग। और आईडी के सिलेक्टर का मतलब है कि कोई भी हम लोगों ने आईडी दे दी है किसी को, जैसे यहाँ पे देखें आईडी किस तरह दी जाती है, एक टैग लिखेंगे और इसके एट्रीब्यूट लिख देंगे, आईडी इज इक्वल टू यूनिक। तो फिर हम लोग जब स्टाइलिंग देंगे तो हैश यूनिक जब लिखेंगे तो उसके ऊपर कलर जो है रेड अप्लाई हो जाएगा। क्लास के लिए हम लोग डॉट का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें ज़रा, हमने क्लास को ग्रुप दी हुई है, यानी एक H1 है जिसको हमने क्लास दिया है इक्वल टू ग्रुप, यानी ये उसका एट्रीब्यूट है। और हम लोग डॉट का यूज़ करते हुए इसको एक्सेस करते हैं। डॉट ग्रुप यहाँ पे उन्होंने लिखना था लेकिन थोड़ा सा उसको टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो ये तीनों भी इसका इसने एक कोड के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करके दिखा दिया आपको। आप लोग इसको देख लीजिएगा रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर। और इसकी आउटपुट जो है वो ऑटोमेटिकली प्रायोरिटाइज होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि आईडी, उसके बाद क्लास और उसके बाद फिर सीएसएस के कलर्स होते हैं, आरजीबी, रेड, ग्रीन, ब्लू। फिर हेक्स होता है, यानी हैश कोड हम लोग देख सकते हैं। और इसी तरह आरजीबी होता है कि हम लोग ग्रीन, ब्लू और अल्फा एक चीज़ होती है इसके अंदर। तो हम लोग चार पैरामीटर्स की वैल्यूज़ देते हैं बेसिकली। और यहाँ पे शार्टीज का इंट्रोडक्शन आप देख लीजिएगा। बाकी इसको हम लोग हर एक चीज़ को वन बाय वन कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे, फिलहाल जनरल आपको आइडिया दे रहा हूँ मैं। फिर सीएसएस के बैकग्राउंड होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं वो बता देते हैं हम लोग, और वो बैकग्राउंड अप्लाई हो जाता है। फिर इस तरह सीएसएस के अंदर बॉर्डर्स अप्लाई करते हैं हम लोग, के कोई टेक्स्ट है उसके ऊपर या कोई भी आइकन है तो उसके ऊपर हम लोगों ने बॉर्डर अप्लाई करना है, तो उसकी विड्थ, स्टाइलिंग। ठीक है। और इसके अलावा कलर, और साथ ही साथ रेडियस जो है वो जिससे ये राउंड कर सकते हैं हम लोग बॉर्डर को, वो अप्लाई करके हम लोग बॉर्डर्स इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। और फिर बॉक्स मॉडल का होता है एक पोर्शन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है जिसमें हम लोग बेसिकली इसकी स्ट्रक्चरिंग करते हैं, या कह लें कि इसके जो एक मॉडल होता है ना वो डिज़ाइन करते हैं कि किस तरह से ये रिप्रेजेंट होगा आपका। सो ये एक कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जनरली तो आप जब स्टार्ट करते हैं सीएसएस को तो उस वक्त आपके जहन में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उनके आंसर्स यहाँ पे मौजूद हैं। देयरफॉर आई सिलेक्ट दिस वेबसाइट। व्हाट आर द कैपेबिलिटीज ऑफ सीएसएस, यानी सीएसएस के जरिए हम क्या कर सकते हैं। ये आपको टेक्स्ट अलाइनमेंट में कि टेक्स्ट किस जगह रखना है, कलर को चेंज करने में, फ़ॉन्ट को चेंज करने में, साइज को चेंज करने में, स्पेसिंग को ऐड करने में, बॉर्डर्स को अप्लाई अप्लाई करने में, लेआउट को चेंज करने में ये आपकी हेल्प कर सकते हैं। और इट कैन आल्सो इट कैन डू ऑल ऑफ इट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम नॉन स्क्रीन एज वेल एज प्रिंटेड व्यू, यानी हम लोग अलग से कुछ नहीं कर रहे होंगे, हम लोग इजिली इन चीज़ों को कर रहे हैं। फिर टाइप्स, थ्री टाइप्स कौन कौन सी हैं, तो वो मैंने जैसे आपको बताया कि इनलाइन सी एस एस है, आउटलाइन इंटरनल सी एस एस है और एक्सटर्नल सी एस एस है। और वो तीनों किस तरह इंप्लीमेंट होती हैं ये क्वेश्चन आ सकता है, तो वो मैंने बता दिया। इज सी एस एस डिफिकल्ट टू लर्न, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। आप में से अक्सर को लगता लगता होगा कि शायद कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, नहीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से भी 100 दर्जे आसान है। तो अब सिंपली सिंपली जैसे HTML की है तो उससे भी ज़्यादा समझना आसान है। लेकिन ये है कि इसके अंदर चूंकि ज़्यादा चीज़ें हैं तो इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन आपको सारी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं होती। आपको खुद ब खुद वो जब आप लोग टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहे होते हैं तो आपको ऑटोमेटिक हिंट मिल जाती है, तो आप लोग खुद कर सकते हैं। सो क्या रहे कि सी एस इज नॉट डिफिकल्ट टू लर्न, बट सिंस इट इज कैन बी कंफ्यूजिंग, लर्निंग द बेसिक्स ऑफ सी एस एस डज नॉट टेक टाइम एट ऑल। हाउएवर इफ यू वांट टू मास्टर सी एस एस इट मे टेक सम टाइम फॉर यू। यानी मास्टर आपने साथ साथ कर लेनी है, ये उनके लिए है कि जो चाहते हैं कि एक दो दिन में सीख लूँ, तो उनके लिए यह है कि सारी चीज़ें ग्रैब करना मुश्किल होगा। लेकिन
जो कुछ टाइम निकाल कर, जो टाइम लगा कर सीखेंगे, जैसे हम लोग इस कोर्स के अंदर वन बाय वन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके डेली बेसिस पे इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, तो वो आपके लिए बिल्कुल महसूस ही नहीं होगा कि ये चीज़ मुश्किल है। तो हाउ कैन आई बी गुड एट सी एस एस? सी एस एस को बेहतर तरीके से सीख रहे हैं तो फिर क्या करना होगा आपको? यू कैन बी गुड एट सी एस एस बाय रैपिंग योर माइंड अराउंड पोजीशनिंग कंटेस्ट, यानी आप थोड़ा सा उन चीज़ों के बारे में सीखें। और मास्टरिंग फ्लोट्स, फ्लोट्स के एक इसके अंदर चीज़ें ऐड होती हैं, सिलेक्टर्स का आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा जो है ना, आपको इसके अंदर जितनी भी मज़ीद चीज़ें बेसिक से लेकर एडवांस तक हैं, वो आपको सारी की सारी ना सिर्फ उनको थ्योरेटिकल नॉलेज इम्प्लीमेंट करना आता हो, बल्कि उसके अंदर कोई क्रिएटिव थिंकिंग करने के बाद जो चीज़ इम्प्लीमेंट करनी होती हैं वो भी आपको समझ आती हों, और आपको आइडिया हो कि किस तरह से ये चीज़ें करनी होती हैं। और हाउ कैन आई लर्न सी एस एस फास्ट? तेज़ी से सीखनी है तो फिर आपको क्या करना होगा? तो आपको क्या करना होगा? द फर्स्ट बेस्ट वे टू लर्न सी एस एस इज टू फर्स्ट बी सर्टन दैट नो HTML5, यानी जो हम लोगों ने HTML5 कर लिया है वो आप करनी चाहिए। तो ऐसा समझ लें कि ये प्री रेक्विजिट है इसका, CSS 3 का। तो वेब फाउंडेशन भी आपको आनी चाहिए। वेब फाउंडेशन आपको मैं पहले करवा चुका हूँ कि फ्रंट एंड क्या होता है या बैक एंड क्या होता है, या बेसिक बेसिक चीज़ें क्या होती हैं। Once you have deeper understanding of these key concept and skills, you will be able to understand CSS and the cool CSS techniques easily. उसके अलावा CSS is the styling language for web design, therefore it helps in making your website look awesome. सो इसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग। और स्टार्ट कहाँ से करें? आप लोग सिंपली तीन वेज हैं कि इनलाइन CSS, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS को सीखें। वो जो रोड मैप हम लोग फॉलो करेंगे उसी को आप लोग यूज़ करेंगे। इसके अलावा लेवल्स जो है CSS के, वो भी इसके अंदर बताए गए हैं कि लेवल्स क्या हैं। तो वो लेवल्स यही हैं कि आप लोग जो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लोअर लेवल से लेकर अपर लेवल तक जाएंगे तो आपके लेवल्स क्लियर होते जाएंगे। इसके अलावा एग्जांपल्स इसकी ये है कि जैसे सपोज कर लें कि इजी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। अब एक पैराग्राफ आपके पास लिखा हुआ है और वो पैराग्राफ आपका लेफ्ट लाइन है, आपने राइट लाइन करना है तो वो कर सकते हो। आपने उसको कलर देना है, कलर दे सकते हो। दरमियान में लेके आना है, दरमियान में कर सकते हो। फ़ॉन्ट्स उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। इस तरह अल्ट्रेशन ऑफ लेटर केस, आपका लेटर जैसे ये पैराग्राफ ही समझ लें, ये वाला पैराग्राफ सारा स्मॉल केस में है। आप चाहते हैं कि आप CSS अप्लाई करके सारे को कैपिटल में कर दे तो ईजिली किया जा सकता है। चेंज द लिंक कलर। अब आपको यहीं पे कुछ लिंक्स अगर मैं आपको दिखाऊं, यहीं पे शायद ना हो, ऊपर जाके भी आ सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे ना ये ब्लू सा हुआ है। तो ये ब्लू क्यों हुआ है? क्योंकि उसके ऊपर हमने जो है ना CSS अप्लाई की है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे ये फ्री कोर्सेज वाला भी ये हो गया यहाँ पे ब्लू। जैसे मैं उसको ड्रैग करके आया हूँ, ये देखिए नीचे जिस जैसे मैं ड्रैग करके आ रहा हूँ तो ये ब्लू हो रहे हैं। ब्लू क्यों हो रहे हैं? कि मैं उसके ऊपर CSS मैंने अप्लाई किया तो इस वजह से हो रहे हैं। तो आप भी इस तरह कर पाएंगे कि आप किसी लिंक पे आएँ और उस पर आके जस्ट ड्रैग, यानी कि जस्ट कर्सर को लाएं तो वो ब्लू हो जाए या रेड हो जाए या ग्रीन हो जाए। तो ये आप कर सकते हैं। एलिमिनेट लिंक अंडरलाइन। अब देखिए यहाँ पे ये सारे लिंक हैं हालांकि, लेकिन इनके अंदर आपको नॉर्मली जब देखते हैं तो ये उसके अंदर अंडरलाइन होता है, लेकिन अंडरलाइन आप खत्म कर सकते हैं। सिंपल लिंक आपको जो टेक्स्ट होगा, लग ये रहा होगा टेक्स्ट है, लेकिन आप उसके ऊपर क्लिक भी करके ओपन कर सकते हैं और वो उसके अंदर अंडरलाइन भी नहीं होगा। ठीक है, तो एलिमिनेट अंडरलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मेक अ लिंक बटन, हम लोग इसका बटन बना सकते हैं। ठीक है, यानी एक सिंपल सा लिंक होगा और उसको बटन की शेप दे देंगे। सबमिट बटन भी हो सकता है और कोई और भी। क्रिएट अ टेक्स्ट बॉक्स, एक टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं। सेंटर अलाइन एलिमेंट्स, चीज़ की किसी भी चीज़ को आपने सेंटर में लाना है तो एक तो तरीका HTML के अंदर था कि आप सेंटर के टैग के अंदर लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप सेंटर के टैग यूज़ नहीं करते तो आप वैसे भी CSS के थ्रू उसको कर सकते हैं। फिर एडजस्ट पैडिंग है। पैडिंग ये चीज़ होती है कि वो चीज़, अब जैसे सर्च लिखा हुआ है तो सर्च और ये जो बॉक्स का बॉर्डर है ना, इसके दरमियान कितनी स्पेस है, ये क्या कहलाती है? पैडिंग कहलाती है। तो इस चीज़ को बढ़ा सकते हैं आप लोग या कम कर सकते हैं। फिर एग्जांपल्स इसकी कोड की करने के बाद आपके जहन में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज CSS लैंग्वेज। तो ये सारी चीज़ें अगेन वही रिपीट करने वाली हैं कि आप लोगों ने अगर मुख्तलिफ डिवाइसेस के लिए उसको क्रिएट करना है और लेआउट को बेहतर तौर पर रिप्रेजेंट करवाना है तो उसके लिए CSS लैंग्वेज आपको सीखनी होगी। CSS सिंटेक्स के तीन पार्ट्स क्या हैं? आपको सिंपली प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी कौन सी है, सेलेक्टर का पता होना चाहिए और वैल्यू का पता होना चाहिए। पहले आप सेलेक्टर यूज़ कर लेंगे और उसके अंदर आप ब्रेसेस के अंदर आप प्रॉपर्टी लिखेंगे और साथ में वैल्यू लिख देंगे। और उसके बाद एडवांटेज क्या है इसका? सेम क्वेश्चन फिर से आ रहा है। तो इसके अंदर यही है कि स्टाइलिंग जो है ना हम लोग अप्लाई कर सकते हैं।
सो हाउ डू आई ओपन सी एस एस फाइल इन क्रोम। सी एस एस फाइल को ओपन करना है तो उसके लिए सिंपली आप लोग जो है ना एक एच टी एम एल की फाइल को ओपन करेंगे। आप कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है। तो जस्ट वो आप क्लिक करेंगे तो ये चीज़ें जो है वो आपके पास इम्प्लीमेंट होके नज़र आ जाएंगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट सी एस एस इंट्रोडक्शन। इंशाल्लाह इसको हम लोग नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स के अंदर वन बाय वन थ्रू स्लाइड्स एंड थ्रू सम वेबसाइट कंटेंट along with implementation via VS Code समझेंगे। So it will be a great enjoyable journey hopefully. So we'll meet in the next lecture with some new tutorial relevant to introductory section of CSS3. Till then, keep learning, keep exploring. Allah Hafiz wa Nasir.